नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्मा आप सभी का तहे दिल से इस हिंदी ऑडियो बुक लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के अगले पार्ट के बारे में सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है खाली पर्स के 7 इलाज। खाली पर्स के 7 इलाज। बेबीलोन बहुत ही समृद्ध शहर था। इतने युगों बाद भी यह दुनिया के सबसे समृद्ध शहर के रूप में मशहूर है, जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की अमीरी का कारण यह था कि इसके नागरिक बुद्धिमान थे। उन्होंने अमीर बनने का फॉर्मूला सीख लिया था। जब सम्राट सारगन अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद बेबीलोन लौटे तो उन्हें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके वजीर ने उन्हें बताया, महामहिम ने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें और पूजा अर्चना के लिए ऊंचे मंदिर बनवाए, जिस वजह से प्रजाजन कई साल तक समृद्ध रहे। परंतु अब ये काम पूरे हो गए हैं, इसलिए ज़्यादातर नागरिक अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। मजदूर बेरोजगार हैं, व्यापारियों की ग्राहकी बहुत कम हो गई है, किसानों की फसल नहीं बिक रही है, लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने पूछा, हमने नहर और मंदिर बनवाने में इतना सारा धन खर्च किया था, आखिर वह धन गया कहाँ? वजीर ने कहा, महाराज, वह धन हमारे शहर के कुछ मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास चला गया है। वह धन हमारे अधिकांश नागरिकों की उंगलियों में से उसी तरह फिसल गया जिस तरह बकरी का दूध छलनी में से फिसल जाता है। क्योंकि अब धन की नदियां बहना बंद हो गई हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई है। सम्राट कुछ समय तक सोचते रहे। फिर उन्होंने पूछा कि इतना सारा धन मुट्ठी भर लोगों के पास कैसे चला गया? वजीर ने जवाब दिया, क्योंकि वे इसका तरीका जानते थे। हम सफल लोगों की इस कारण निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सफल होने का तरीका जानते हैं। इसके अलावा यह भी उचित नहीं होगा कि वैध रूप से कमाए धन को जबरदस्ती छीनकर हम कम योग्य व्यक्तियों में बांट दिए जाएं। फिर सम्राट ने पूछा, सब लोग यह क्यों नहीं सीखते कि धन इकट्ठा कैसे किया जाता है, ताकि मेरे शहर का हर आदमी अमीर बन जाए? क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है महाराज, परंतु उन्हें सिखाएगा कौन? पुरोहित और पुजारी तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें धन कमाने के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। सम्राट ने पूछा, वजीर, दौलतमंद बनने का तरीका हमारे शहर में सबसे अच्छी तरह कौन जानता है? महाराज, आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। महाराज, बेबीलोन में सबसे ज़्यादा दौलत किसके पास है? सोचिए ज़रा आप। मेरे काबिल वजीर, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। अरकाद के सिवा और कौन हो सकता है? वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे सामने पेश करो। अगले दिन सम्राट के आदेश के अनुसार अरकाद उनके सामने उपस्थित हुआ। हालांकि उसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, परंतु वह अभी भी चुस्त और फुर्तीला था। सम्राट ने कहा, अरकाद, क्या यह सच है कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? मालिक, लोग ऐसा कहते हैं और कोई भी इसका विरोध भी नहीं करता। तुम इतने दौलतमंद कैसे बने? मालिक, उन अवसरों का लाभ लेकर जो हमारे श्रेष्ठ शहर के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। तुम्हारे पास शुरू में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ दौलत कमाने की प्रबल इच्छा थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। सम्राट ने आगे कहा, अरकाद, हमारे शहर की स्थिति बहुत गंभीर है। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही दौलत कमाने का तरीका जानते हैं, इसलिए धन पर उनका अधिकार हो गया है, जबकि हमारे अधिकांश नागरिक यह नहीं जानते हैं कि वे अपनी आमदनी में से बचत करके दौलतमंद कैसे बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए, इसलिए इसमें बहुत से दौलतमंद लोग होने चाहिए। इसके लिए हम सब लोगों को यह सिखाना होगा कि अमीर कैसे बना जाता है। मुझे बताओ अरकाद, क्या दौलतमंद बनने का कोई रहस्य या फॉर्मूला है? क्या इसे सिखाया जा सकता है? महामहिम, जो एक व्यक्ति जानता है उसे दूसरों को भी सिखाया जा सकता है। सम्राट की आंखों में एक नई चमक सी आ गई। अरकाद, तुमने वही शब्द बोल दिए जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान काम में अपना सहयोग दोगे? क्या तुम कुछ लोगों को सिखा सकते हो जो आगे चलकर दूसरों को सिखाएं, जब तक कि हम अपने शहर के हर नागरिक को अमीर बनने का फॉर्मूला न सिखा दें? अरकाद ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपका विनम्र सेवक हूँ महाराज, और आपके आदेश का पालन करूँगा। मेरे पास जितना भी ज्ञान है, मैं उसे अपने साथी नागरिकों की बेहतरी और सम्राट की संतुष्टि के लिए खुशी खुशी दूंगा। अगर वजीर साहब मेरी कक्षा के लिए 100 लोगों का प्रबंध कर दें तो मैं उन्हें खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा। कभी मेरा पर्स बेबीलोन का सबसे खाली पर्स था,
परंतु मैंने इन 7 इलाजों से उसे मोटा कर लिया। 15 दिन बाद सम्राट के हुक्म से 100 लोग शिक्षण मंदिर के बड़े हॉल में एकत्रित हुए। वे अर्धवृत्त के आकार में बैठे थे। अर्काद एक छोटे चबूतरे के पास बैठा था, जहाँ पवित्र दीपक जल रहा था, जिसमें से एक अजीब सी अच्छी खुशबू आ रही थी। जब अर्काद उठा तो एक विद्यार्थी ने अपने पड़ोसी को कोहनी मारते हुए कहा, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी को तो देखो, परंतु वह भी हम लोगों की तरह ही इंसान है। अर्काद ने बोलना शुरू किया, हमारे महान सम्राट के आज्ञाकारी सेवक के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। चूँकि मैं कभी धन की प्रबल इच्छा रखने वाला गरीब युवक था और चूँकि मैंने अपने ज्ञान की बदौलत प्रचुर दौलत हासिल की है, इसलिए सम्राट चाहते हैं कि मैं आपको वह ज्ञान प्रदान करूं ताकि आप भी दौलतमंद बन सकें। मेरी जीवन यात्रा बहुत गरीबी में शुरू हुई थी। मेरे पास ऐसा कोई लाभ नहीं था जो आपके या बेबीलोन के बाकी नागरिकों के पास न हो। उस समय मेरे पास एक बहुत पुराना पर्स था। वह हमेशा खाली रहता था और मुझे इस बात की बहुत चिढ़ होती थी। मैं चाहता था कि मेरा पर्स मोटा रहे, इसमें सोने के सिक्के खनखनाते रहें, इसलिए मैं खाली पर्स के इलाज खोजने में जुट गया। मुझे कुल 7 इलाज मिले। आज मैं आप लोगों को खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा। जो लोग बहुत दौलतमंद बनना चाहते हैं, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे इन इलाजों पर अमल करें। 7 दिनों तक हर दिन मैं आपको खाली पर्स के 7 इलाजों में से एक एक इलाज बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनें, मेरे साथ बहस करें, आपस में चर्चा करें, ये सब की अच्छी तरह से सीख लें ताकि आप भी अपने पर्स में दौलत का बीज बो सकें। सबसे पहले तो आपको इस ज्ञान से लाभ उठाकर दौलतमंद बनना होगा। इसके बाद ही आप इस काबिल बनेंगे कि आप ये दूसरों को सबक सिखा सकें। मैं आपको पर्स मोटा करने के आसान तरीके सिखाऊंगा। यह दौलत के मंदिर की पहली सीढ़ी है। कोई भी आदमी बाकी की सीढ़ियां तब तक नहीं चढ़ सकता जब तक कि वह पहली सीढ़ी पर दृष्टा से अपने कदम न रख ले। अब हम पहले इलाज पर विचार करते हैं, तो चलिए। तो दोस्तों, पहला इलाज ये है, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अर्काद ने दूसरी पंक्ति में बैठे एक विचारमग्न व्यक्ति से पूछा, मेरे प्रिय मित्र, आप क्या करते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक नकल नवीस हूँ और मृदा पत्रों पर रिकॉर्ड लिखता हूँ। बहुत अच्छे, मैंने भी यहीं से शुरुआत की थी। अर्काद बोला, इसलिए आपके पास भी दौलत बनने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। फिर अर्काद ने पीछे की तरफ बैठे एक लाल चेहरे वाले आदमी से पूछा, आप अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं मांस बेचता हूँ, मैं किसानों से बकरियां खरीदकर उन्हें ज़िबह करता हूँ और फिर उनका मांस गृहिणियों तक तथा उनके खाल जूते बनाने वाले को बेच देता हूँ। चूँकि आप भी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, इसलिए आपके पास भी सफल होने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था। इस तरह अर्काद ने यह पता लगाया कि हर आदमी कौन सा काम करके अपनी आजीविका कमाता है। सब लोगों से सवाल पूछने के बाद उसने कहा, अब मेरे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से काम और श्रम होते हैं जिनसे इंसान धन कमा सकता है। कमाई का हर तरीका धन की नदी की तरह है। काम करने वाला अपनी मेहनत से उस नदी का रुख अपने पर्स की तरफ मोड़ लेता है। इसलिए आपके पर्स में आपकी योग्यता के अनुसार धन की छोटी या बड़ी धारा बहती है। क्या यह सच नहीं है? सब लोगों ने कहा कि यह सच है। अर्काद ने कहा, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो क्या यह समझदारी पूर्ण नहीं है कि आप दौलत के स्रोत का उपयोग करना शुरू करें जिसे अपने पहले ही स्थापित कर रखा है? इस पर भी वे सहमत हो गए। फिर अर्काद अंडों के एक व्यापारी की ओर मुड़ा। अर्काद ने उससे पूछा, अगर आप किसी डलिया में हर सुबह 10 अंडे रखें और हर शाम को उसमें से 9 अंडे निकाल लें तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वह डलिया पूरी भर जाएगी महाराज। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन उसमें जितने अंडे डालता हूँ उसमें से एक अंडा कम निकालता हूँ। अर्काद मुस्कुराते हुए कक्षा की ओर मुड़ा। क्या आप में से किसी का पर्स खाली है? वे लोग पहले तो खिसियाकर हंसे, फिर उन्होंने मजाक में अपने खाली पर्स लहराकर अर्काद को दिखाए। अर्काद आगे बोला, ठीक है, जब मैं आपको खाली पर्स का पहला इलाज बताता हूँ, आप वही करें जिसका सुझाव मैंने अंडे के व्यापारी को दिया था। अपने पर्स में से डाले गए 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालें। जब आप अपनी सिर्फ 90% आमदनी ही खर्च करेंगे तो जल्दी ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा। पर्स भारी होने से आपको अच्छा लगेगा और आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। यह सबक बहुत साधारण लगता है, परंतु साधारण होने के कारण मेरी बात को हल्केपन से न लेना। सत्य हमेशा साधारण होता है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दौलत कैसे इकट्ठा की। मैंने भी इसी तरह शुरुआत की थी।
पहले मेरा पर्स भी हमेशा खाली रहता था और मैं इसे कोसा करता था, क्योंकि इसमें मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए धन नहीं रहता था। लेकिन जब मैंने अपने पर्स में से 10 सिक्के डालकर सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालना शुरू किया तो यह भारी होने लगा। इस उपाय पर चलने से आपका पर्स भी भारी हो जाएगा। अब मैं आपको एक विचित्र सत्य बताता हूँ, जिसका कारण मैं नहीं जानता। जब मैंने खर्च के लिए सिर्फ 90% आमदनी रखी, तब भी मेरा खर्च उतनी ही अच्छी तरह से चलता रहा। मैं पहले जितनी कड़की में रहता था, लगभग उतनी ही कड़की में मैं रहा। इसके अलावा कुछ समय बाद धन मेरे पास पहले से ज़्यादा आसानी से आने लगा। निश्चित रूप से यह देवताओं का नियम है। जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचाकर रखता है और उसे खर्च नहीं करता है, उसके पास ज़्यादा धन आसानी से आता है। इसी तरह यह भी है कि धन खाली पर्स वाले पर मेहरबान नहीं होता है। आप किस चीज़ को पाने का ज़्यादा इच्छुक हैं? क्या आपके लिए रोज़मर्रा की तत्कालीन इच्छाओं की संतुष्टि ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आभूषण, वस्त्र, सजावट की चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या व्यंजन? ये चीज़ें जल्दी ही चली जाती हैं और भुला दी जाती हैं। या फिर आपके लिए दूरगामी इच्छाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं? विशाल जायदाद, स्वर्ण, भूमि, मवेशी, व्यापार, आमदनी देने वाले निवेश। दोस्तों, आप अपने पर्स में से जो भी सिक्के निकालते हैं वे आपकी तत्कालीन इच्छाएं पूरी करती हैं, और आप अपने पर्स में जो सिक्के बचाते हैं उनसे आपकी दूरगामी इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरे विद्यार्थियों, यह खाली पर्स का पहला इलाज था जिसे मैंने खोजा था। मैं पर्स में 10 सिक्के डालता था और उनमें से सिर्फ 9 सिक्के ही खर्च करता था। आप लोग इस पर आपस में चर्चा करें, और अगर किसी को इसमें कोई गड़बड़ नज़र आए तो वह कल मुझे बता दे। खाली पर्स का दूसरा इलाज, खर्च को नियंत्रित करें। अरकाद ने दूसरे दिन अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे यह प्रश्न किया है, जब कोई अपनी पूरी आमदनी में खर्च नहीं चला सकता है तो वह अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचा सकता है? कल आप में से कितनों के पर्स खाली थे? जरा बताओ। सबने जवाब दिया, हम सब के। परंतु आपकी आमदनी समान नहीं है। कुछ लोग दूसरे से ज़्यादा कमाते हैं, कुछ का परिवार ज़्यादा बड़ा है इसलिए उनका लालन पालन करने में वे ज़्यादा खर्च करते हैं। परंतु आमदनी और खर्च अलग अलग होने के बावजूद आपके पर्स एक जैसे यानी खाली थे। अब मैं आपको इंसानों के बारे में एक असामान्य सच्चाई बताऊंगा। वह सच्चाई यह है, हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम इन्हें रोकने की कोशिश न करें। आवश्यक खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच के फ़र्क को नज़रअंदाज ना करें। आपकी आमदनी से आपकी जितनी इच्छाएं संतुष्ट हो सकती हैं, आपकी और आपके परिवार की इच्छाएं उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। उन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए आमदनी कम पड़ जाती है और बहुत सी इच्छाएं ऐसी ही रह जाती हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाती। सभी लोगों के पास उससे ज़्यादा इच्छाएं होती हैं जितनी वे संतुष्ट कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि अपनी दौलत के कारण अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यह सही नहीं है। मेरे समय की सीमा है, मेरी शक्ति की सीमा है, मैं जितनी यात्रा करता हूँ उस दूरी की सीमा है, मैं जो खाता हूँ उसकी भी सीमा है, मैं जितने उत्साह से आनंद ले सकता हूँ उसकी भी सीमा है। किसान खेत में जहाँ भी खाली जगह छोड़ देता है वहाँ पर खरपतवार उग ही आती है। उसी तरह जहाँ भी इच्छाओं के संतुष्ट होने की संभावना होती है वहाँ इंसानों के मन में दूसरी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए इच्छाएं असीमित होती हैं, परंतु जिन इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं वे सीमित होती हैं। अपनी जीवन शैली और खर्च की आदतों के बारे में अच्छी तरह से सोचें। ऐसा करने पर आपको कुछ ऐसे खर्च ज़रूर मिलेंगे जिन्हें कम या ख़त्म किया जा सकता है। यह लक्ष्य बना लें कि आप जो भी सिक्का खर्च करें उसके बदले में आपको 100% की संतुष्टि मिले। इसलिए आप जिन चीज़ों के लिए खर्च करना चाहते हों उन्हें लिख लें। सिर्फ आवश्यक चीज़ों को ही चुनें। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चुनें जो आपकी 90% आमदनी में संभव हो सके। बाकी सारी चीज़ों को हटा दें और उन्हें असीमित इच्छाओं का एक हिस्सा मान लें जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। उनका अफसोस भी न करें। फिर अपने आवश्यक खर्च का बजट बना लें। उस 10वें हिस्से को छुए भी नहीं, जो आपके पर्स को मोटा कर रहा है। इसे अपनी प्रबल इच्छा बना लें जो संतुष्ट हो रही हैं। अपने बजट पर मेहनत करें और इसमें फेरबदल करते रहें। अपने पर्स को मोटा बनाए रखने की दिशा में बजट को अपना पहला सलाहकार बनाएं। इस पर लाल और सुनहरे वस्त्र वाले एक आदमी ने खड़े होकर कहा, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों का आनंद लेने का हक है, इसलिए मैं बजट की गुलामी का विरोध करता हूँ।
जो यह तय करता है कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ और किन चीज़ों के लिए कर सकता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इससे मेरी ज़िंदगी का आनंद कम हो जाएगा और मैं बोझ उठाने वाले खच्चर की तरह बन जाऊँगा। इस पर अरकाद ने जवाब दिया, मेरे मित्र, आपका बजट कौन बनाएगा? उस आदमी ने कहा, मैं खुद बनाऊंगा। मान लो कि कोई खच्चर अपने बोझ का बजट बनाए तो वह इसमें क्या शामिल करेगा? क्या वह इसमें रत्नकालीन और सोने की भरी सिल्लियां शामिल करेगा? बिल्कुल नहीं। वह इन कीमती चीज़ों को अपने बोझ में शामिल नहीं करेगा। इसके बजाय वह उस बोझ में घास, अनाज और रेगिस्तान के लिए पानी की मशक रखेगा। बजट का उद्देश्य यह है कि आपका पर्स मोटा बने। बजट आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में आपकी मदद करता है। आवश्यकताओं के अलावा यह आपकी कुछ इच्छाओं को पूरा करने में भी आपकी मदद करता है। बजट द्वारा आप साधारण इच्छाओं से अपनी सबसे प्रबल इच्छाओं की रक्षा करते हैं ताकि वे पूरी हो सकें। आपका बजट अंधेरी गुफा में चमकती मशाल की तरह है। आपको दिखाता है कि आपके पर्स में कहाँ छेद हो रहे हैं। यह उन छेदों को सिलने में आपकी मदद करता है। बजट आपके खर्च को इस तरह से नियंत्रित करता है ताकि आप सिर्फ निश्चित और संतुष्टिदायक उद्देश्यों के लिए ही खर्च करें। खाली पर्स का यह दूसरा इलाज है। अपने खर्च का बजट बना लें ताकि आपके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा रहे और आप 90% आमदनी में ही अपनी बाकी महत्वपूर्ण इच्छाओं का आनंद ले सकें तथा उन्हें संतुष्ट कर सकें। दोस्तों, इसी के साथ हम खाली पर्स के तीसरे इलाज की तरफ बढ़ चुके हैं और आप लोग सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। मैं अजय वर्मा। मैं चाहता हूं कि मेरी भी मेहनत को आप लोग सफल बनाएं इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। तो आगे बढ़ते हैं। अरकाद ने तीसरे दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, अब आप देखेंगे कि आपका खाली पर्स मोटा होता जा रहा है और ऐसा शुरू होगा क्योंकि आप खुद को अनुशासित कर चुके हैं। अब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लगे हैं। आपने अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया है ताकि आपके बढ़ते हुए खजाने की रक्षा हो सके। इसके बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि आप अपनी बचत से कैसे मेहनत करवा सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पर्स में रखा धन उस कंजूस आदमी को संतोष कर सकता है और उसे अच्छा भी लगेगा, परंतु यह आमदनी अच्छा लगता को बढ़ाता नहीं है। अपनी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है। उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से हम दौलतमंद बनेंगे। हम अपने धन या बचत से मेहनत कैसे करवा सकते हैं? निवेश करके। मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण था और उसमें मेरी सारी बचत डूब गई थी। वह कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। मैंने अपना पहला लाभकारी निवेश तब किया जब मैं ढाल बनाने वाले अकबर को कर्ज दिया या ढाल बनाने के लिए हर साल समुद्र पार से बहुत सारा कांसा खरीदता था, क्योंकि इतना कांसा खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। इसलिए वह उन लोगों से उधार ले लेता था जिनके पास अतिरिक्त धन होता था। अकबर एक सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति था। जब उसकी ढालें बिक जाती थीं तो वह अपना कर्ज चुकाता ही था, परंतु उस पर उदारता से ब्याज भी देता था। उसे दोबारा कर्ज देते समय मैं उसके चुकाए गए ब्याज को भी कर्ज में जोड़ देता था। इस तरह से न सिर्फ मेरी पूंजी बढ़ती थी बल्कि मेरी आमदनी भी बढ़ जाती थी। जब मेरी पूंजी सूद समेत मेरे पास लौटती थी तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, दौलत पर्स में खनखना रहे सिक्कों से नहीं बनती है। दौलत तो निवेश से प्राप्त आमदनी से बनती है। दौलत का अर्थ धन की वह धारा है जो लगातार पर्स में बहकर आती है और उसे हमेशा मोटा करती रहती है। हर इंसान यही तो चाहता है। आप में से हर एक की भी यही तो इच्छा है कि आपके पर्स में आमदनी लगातार आती रहे, भले ही आप मेहनत करें या कहीं सैर सपाटे पर चले जाएं। मेरी आमदनी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि मुझे बहुत अमीर भी कहा जाता है। अकबर को मैंने जो कर्ज दिया था वह लाभकारी निवेश के क्षेत्र में मेरा पहला प्रशिक्षण था। इस अनुभव से मुझे जो ज्ञान हासिल हुआ वह मेरे बहुत काम आया। मेरी जमा पूंजी बढ़ने पर मैंने दूसरों को भी कर्ज दिया और लगातार निवेश करता रहा। पहले तो कुछ जगहों से और बाद में बहुत सी जगहों से मेरे पर्स में धन की सुनहरी धाराएं बहने लगी, जिनका मैं अपनी सूझबूझ से मनचाहा प्रयोग कर सकता था। देखिए, अपनी छोटी सी आमदनी से मैंने सुनहरे सेवकों की सेना तैयार कर ली, जिनसे हर सिक्का या हर सैनिक मेरे लिए काम करता था और धन कमाता था। उन्हीं की तरह उनकी संतानें भी मेरे लिए काम करती थीं और फिर उनकी संतानें
जब तक कि उनके संयुक्त प्रयासों से मुझे काफ़ी आमदनी नहीं होने लगी। जब आमदनी अच्छी हो तो धन तेजी से बढ़ता है। जैसा आप इस उदाहरण में देखेंगे कि एक किसान ने अपने पहले पुत्र को जन्म के समय एक साहूकार के पास चांदी के 10 सिक्के ब्याज पर जमा करा दिए। उसने साहूकार से कहा कि जब उसका पुत्र 20 साल का हो जाए तो वह मूलधन को सूद सहित लौटा दे। साहूकार हर 4 साल में 25% ब्याज देने के लिए तैयार हो गया। किसान अपने पुत्र के लिए यह धन अलग रख रहा था, इसलिए उसने साहूकार से कहा कि वह ब्याज को भी मूलधन में ही जोड़ता रहे। जब वह लड़का 20 साल का हुआ तो किसान एक बार फिर साहूकार के पास गया और अपनी जमा की गई राशि के बारे में पूछताछ की। साहूकार ने बताया कि चूंकि उसकी रकम चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रही थी, इसलिए उसने चांदी के जो 10 सिक्के जमा किए थे वे अब बढ़कर 30.5 सिक्के हो गए हैं। यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। चूंकि उसके पुत्र को अभी धन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने वह धन साहूकार के पास ही जमा रहने दिया। जब पुत्र 50 साल का हुआ, इस दौरान उसका पिता इस दुनिया से गुजर चुका था, तो साहूकार ने हिसाब चुकता करते हुए पुत्र को चांदी के 175 सिक्के दिए। इस तरह 50 साल में यह निवेश चक्रवृद्धि ब्याज के कारण लगभग 17 गुना बढ़ गया। यह खाली पर्स का तीसरा इलाज है। हर सिक्के से मेहनत करवाते रहें जब तक कि यह और सिक्के पैदा न करे। ठीक उसी तरह जिस तरह मवेशी करते हैं, यह सुनिश्चित करें कि हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स में बहकर आती रहे। दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं पर्स के चौथे इलाज की तरफ। अपनी पूंजी की रक्षा करें। अरकाद ने चौथे दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, दुर्भाग्य को चमकता निशान अच्छा लगता है। इंसान को अपने पर्स में रखे धन की दृष्टता से रक्षा करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो धन उसके पास से चला जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले हम छोटी रकम को सुरक्षित रखना सीखें, तभी देवी देवताओं को यह विश्वास होगा कि हम बड़ी रकम को सुरक्षित रख सकते हैं। जिसके भी पास धन होता है, उसके सामने बहुत से प्रलोभन आते हैं। उसे कई ऐसे अवसर ललचाते हैं जब उसे लगता है कि वह बहुत अच्छी योजनाओं में निवेश करके बहुत लाभ कमा सकता है। अक्सर उसके मित्र और रिश्तेदार ऐसा निवेश में उत्साह से प्रवेश करते हैं और उसे भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। निवेश का पहला दमदार सिद्धांत है कि आपके मूलधन की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर मूलधन के चले जाने का खतरा हो तो क्या ज़्यादा कमाई के लालच में पड़ना समझदारी है? मुझे इसमें ज़रा भी समझदारी नज़र नहीं आती है। अगर आप इतना ही बड़ा निवेश और जोखिम उठाना चाहते हैं तो इसकी सज़ा यह होगी कि शायद आप अपना मूलधन भी गंवा दें। अपनी जमा पूंजी का निवेश करने से पहले सावधानी से जांच पड़ताल करें। पहले पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि आपकी पूंजी सुरक्षित लौट आएगी। फटाफट अमीर बनने की हवाई इच्छाओं से गलत दिशा में न चले जाएं। किसी व्यक्ति को कर्ज देने से पहले आपको यह यकीन कर लेना चाहिए कि उसमें कर्ज चुकाने के सामर्थ्य है भी या नहीं। यह भी देख लें कि कर्ज चुकाने के बारे में उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, ताकि कहीं अनजाने में आप उससे अपनी मेहनत की कमाई को तोहफे में न दे रहे हों। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले अपने मूलधन पर मंडराने वाले खतरों के बारे में जान लें। मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद था। 1 साल तक मैंने मेहनत से जो पैसा बचाया था उसे मैंने अजबर नाइम ईंट बनाने वाले को दे दिया था, जो दूर देशों की यात्रा पर जा रहा था। वह इस बात के लिए तैयार हो गया था कि टायर में मेरे लिए फिनिशियंस के लिए दुर्लभ रत्न खरीद लाएगा। हमारी यह योजना थी कि हम उन रत्नों को ज़्यादा दामों में बेचकर मुनाफे को आपस में बांट लेंगे। फिनिशियंस बदमाश थे और उन्होंने अजमर को रत्नों के बजाय कांच के टुकड़े पकड़ा दिए। मेरी पूरी जमा पूंजी चली गई थी। आज मेरे पास इतना ज्ञान आ चुका है कि मैं तत्काल समझ लूँगा कि रत्न खरीदने के लिए ईंट बनाने वाले पर भरोसा करना मूर्खता है। मैं अपने अनुभव की समझदारी से आपको यह सलाह देना चाहता हूँ कि अति आत्मविश्वास में आकर अपनी पूंजी का ऐसी जगह पर निवेश न करें जहाँ उसके डूबने का खतरा हो। बेहतर यह है कि आप धन के प्रबंध में अनुभवी लोगों की समझदारी भरी सलाह लें। इस तरह की सलाह मांगने पर मुफ्त मिल जाती है। हो सकता है यह सलाह उतनी ही ज़्यादा मूल्यवान साबित हो जितनी रकम का आप निवेश करने जा रहे हैं। सच तो यह है कि अगर यह सलाह आपकी पूंजी को डूबने से बचाती है तो यह आपकी पूंजी जितनी ही मूल्यवान होती है। यह खाली पर्स का चौथा इलाज है। यह इलाज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्स के भर जाने के बाद उसे खाली होने से बचाता है। अपनी जमा पूंजी को नुकसान से बचाएं। सिर्फ वहीं निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे, जहां आप जब चाहें इसे दोबारा वापस पा सकें और आपको उचित ब्याज लगातार मिलता रहे।
बुद्धिमान लोगों से सलाह लें, धन के लाभकारी प्रबंध में अनुभवी लोगों से सलाह लें, असुरक्षित निवेशों से अपने धन की बुद्धिमत्ता पूर्वक रक्षा करें। इसी के साथ हम 5वें इलाज की तरफ बढ़ चुके हैं। अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। अर्कद ने अपनी कक्षा को 5वां सबक सिखाते हुए कहा, इंसान अपनी कमाई का 10वां हिस्सा इसलिए अलग रखता है ताकि वह भविष्य में जीवन का आनंद ले सके। बहरहाल, अगर वह अपनी आमदनी के बचे हुए 9 सिक्कों में से ही कुछ बचा सके तो उसका लाभकारी निवेश कर सके तो उसका खजाना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। बेबीलोन के बहुत से लोग अपने परिवारों के साथ किराए के मकान में रहते हैं। हालांकि उनके पास का माहौल अच्छा नहीं रहता है। वे हर महीने किराए के रूप में मकान मालिक को बहुत सा धन देते हैं। अक्सर उनके मकानों में बाग बगीचे के लिए जगह नहीं होती है। उनकी पत्नियां पेड़ पौधे नहीं लगा सकती हैं जिनसे हर औरत को खुशी मिलती है। उनके मकानों में बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं होती है, इसलिए वे गंदी गलियों में भी खेलते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति का परिवार तब तक जिंदगी का पूरा आनंद नहीं ले सकता जब तक कि उसके मकान में इतनी जगह न हो कि उसके बच्चे साफ सुथरी धरती पर खेल सकें और उसकी पत्नी न सिर्फ सुंदर फूल उगा सके बल्कि परिवार को खिलाने के लिए एक अच्छी सब्जियां भी उगा सके। अपने पेड़ों को अंजीर और अंगूर खाकर हर इंसान खुश होता है। अपने घर का स्वामी बनने में उससे गर्व का एहसास होता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने सभी प्रयासों से ज़्यादा मेहनत करता है। इसलिए मैं यह सलाह देता हूँ कि हर आदमी के पास अपना खुद का मकान होना चाहिए जिसमें वो और उसका परिवार रह सकें। अपने घर का मालिक बनना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। जिस व्यक्ति में इच्छा शक्ति हो वह ऐसा कर सकता है। हमारे महान सम्राट ने बेबीलोन की दीवारों को इतना दूर तक फैला दिया है कि इसके भीतर बहुत सी खाली ज़मीन पड़ी है जिसे बहुत उचित कीमत पर खरीदा जा सकता है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से यह भी कहता हूं कि साहूकार खुशी खुशी उन लोगों को उधार दे देते हैं जो अपने परिवार के लिए ज़मीन और मकान खरीदना चाहते हैं। इस नेक काम के लिए आपको रकम आसानी से उधार मिल जाएगी। आप ईंट बनाने वाले और मकान बनाने वाले को पैसा देने के लिए उधार ले सकते हैं, बशर्ते आप अपनी तरफ से भी थोड़ी सी जमा पूंजी लगाएं और यह विश्वास दिला सकें कि आप कर्ज चुका सकते हैं। तब आपको सच्ची खुशी का एहसास होगा, क्योंकि आप एक बहुमूल्य जायदाद के स्वामी बन जाएंगे और उस पर आपका इकलौता खर्च यह होगा कि आपको सम्राट को टैक्स देना होगा। इसके अलावा आपकी पत्नी आपके कपड़े धोने के लिए ज़्यादा बार नदी तक जाएगी ताकि हर बार लौटते समय वह पौधों में डालने के लिए एक मशक पानी ला सके। इस तरह गृह स्वामी बनने वाले व्यक्ति को बहुत से लाभ होते हैं। इससे उसका खर्च भी बहुत कम हो जाता है, जिससे उसकी आमदनी का अधिक हिस्सा उसकी इच्छाओं की संतुष्टि तथा आनंद के लिए उपलब्ध होता है। यह खाली पर्स का 5वां इलाज है, अपने घर के मालिक बने। अब हम बढ़ चुके हैं 6वें इलाज की तरफ, भावी आमदनी सुरक्षित करें। अर्काद ने अपनी कक्षा को 6ठे दिन संबोधित करते हुए कहा, हर व्यक्ति की जिंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है। यह जिंदगी का मार्ग है और इस पर हर एक को चलना पड़ता है जब तक कि देवता उसे उस समय ही अपने पास ना बुला लें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इंसान को अपने भविष्य या बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेना चाहिए। इसके अलावा उसे इस बात की भी व्यवस्था कर लेना चाहिए कि अगर वह इस दुनिया में ना रहे तो भी उसके परिवार को सहारा तथा आराम मिलता रहे। आज का सबक आपको सिखाएगा कि बुढ़ापे में भी आपका पर्स कैसे भरा रह सकता है। धन के नियमों के ज्ञान से जो व्यक्ति धन इकट्ठा कर लेता है उसे अपने भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। उसे कुछ ऐसे निवेशों की योजना बनानी चाहिए जो कई साल तक सुरक्षित रूप से बढ़ते रहें और ज़रूरत के समय काम आएं, जिसकी उसने समझदारी से पहले ही कल्पना कर ली थी। इंसान कई तरीकों से अपने भविष्य के लिए धन को सुरक्षित रख सकता है। वह अपने खजाने को किसी गुप्त जगह पर जमीन में गाड़ सकता है, परंतु चाहे खजाने को कितनी भी चतुराई से छुपाया गया हो, अंत में चोर उसे लूट कर ले जाएंगे। इस वजह से मैं इस योजना की सलाह नहीं देता हूँ कि धन को जमीन में गाड़ करके रखें। भविष्य के लिए धन सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इंसान घर या जमीन खरीद सकता है। अगर समझदारी से घर या जमीन को चुना जाए ताकि भविष्य में भी उसकी उपयोगिता तथा मूल्य में वृद्धि हो तो ऐसा करना लाभकारी है। भविष्य में इस जायदाद को बेचकर अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा इंसान नियमित रूप से साहूकार के पास छोटी छोटी राशियां जमा करके अपने धन को बढ़ा सकता है। साहूकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज जब मूलधन में जुड़ जाएगा तो धनराशि बहुत बढ़ जाएगी। मैं अनसान नाम के मोची को जानता हूँ। कुछ समय पहले उसने मुझे बताया था कि 8 साल से हर सप्ताह वह साहूकार के पास चांदी के 2 सिक्के जमा कर रहा है। साहूकार ने उसे हाल ही में उसका हिसाब बताया, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुआ।
उसने जो छोटी छोटी राशियां जमा की थीं वे हर 4 साल में 25% ब्याज की आम दर से बढ़कर अब चांदी के 1040 सिक्कों में बदल गई है। मैंने खुश होकर उसे आगे भी बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने अंकों के ज्ञान से मैंने उसे बताया कि अगर वह 12 साल तक हर हफ्ते चांदी के 2 सिक्के जमा करता रहेगा तो साहूकार उसे चांदी के 4000 सिक्के देगा और इतनी रकम उसकी पूरी जिंदगी के खर्च के लिए पर्याप्त होगी। जब नियमित रूप से जमा करने पर छोटी राशि इतने लाभकारी परिणाम देती है तो किसी व्यक्ति का व्यवसाय या निवेश कितना ही समृद्ध हो, उसे यह व्यवस्था कर लेना चाहिए कि उसके बुढ़ापे और परिवार की रक्षा के लिए पर्याप्त दौलत हो। मेरी इच्छा होती है कि मैं इसके बारे में और भी कुछ कहूँ। मेरा यह विश्वास है कि किसी दिन समझदारी से सोचने वाले लोग मौत के खिलाफ परिवार को सुरक्षित रखने की योजना बनाएंगे। इस योजना में बहुत से लोग नियमित रूप से छोटी छोटी राशि जमा करेंगे और उस जमा राशि से एक अच्छी रकम मृत सदस्य के परिवार को दे दी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो और मैं ऐसा करने की प्रबल सलाह देता हूँ, परंतु आज यह संभव नहीं है क्योंकि यह काम किसी इंसान या पार्टनरशिप की जिंदगी तक सीमित नहीं है। इस तरह की योजनाओं को सम्राट के लोगों के लिए वरदान साबित होगी क्योंकि सिर्फ पहले छोटे भुगतान के बाद ही व्यक्ति के मर जाने पर उसके परिवार के लिए दौलत की व्यवस्था हो जाएगी। परंतु चूंकि हमारे समय में इस तरह की योजना नहीं है और हमारे जीवन काल में ऐसी योजना होगी भी नहीं, इसलिए हमें अपने संसाधनों का लाभ उठाकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के दूसरे तरीके खोजने चाहिए। इसी वजह से मैं सब लोगों को सुझाव देता हूं कि वे अच्छी तरह सोचकर समझदारीपूर्ण तरीके से अपने बुढ़ापे के लिए धन की व्यवस्था कर लें, क्योंकि जब कोई आदमी कमा नहीं सके या जब परिवार का मुखिया चला जाए, खाली पर्स बहुत दुख का कारण बन जाता है। तो खाली पर्स का छठा इलाज यही है, अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए हम पहले से ही व्यवस्था कर लें। इसी के साथ हम बढ़ चुके हैं 7वें इलाज की तरफ, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। अरकाद ने 7वें दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आपको खाली पर्स का एक सटीक उपचार बताने जा रहा हूँ, परंतु आज मैं धन के बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में बातें करूँगा जो अलग अलग रंगों के कपड़ों में मेरे सामने बैठे हैं। मैं इंसान के दिमाग और ज़िंदगी की उन चीज़ों के बारे में बातें करूँगा जो उसकी सफलता के समर्थन या विरोध में काम करती हैं। कुछ समय पहले एक युवक मेरे पास उधार मांगने आया। जब मैंने उससे पूछा कि उसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसने जवाब दिया कि उसके खर्च उसकी आमदनी से ज़्यादा हैं। इस पर मैंने उससे कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी साहूकार उसे कर्ज नहीं देगा जब तक कि उसके पास अतिरिक्त धन कमाने की क्षमता न हो जिससे वह अपना कर्ज चुका सके। मैंने उससे कहा, तुम्हें अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए, कमाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए तुमने क्या किया है? युवक ने कहा, मैंने वह सब किया है जो मैं कर सकता हूँ। 2 महीने में मैं 6 बार मैंने अपने मालिकों के पास जाकर अपनी तनख्वाह बढ़ाने का आग्रह किया, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। कोई भी व्यक्ति इससे ज़्यादा बार यह अनुरोध नहीं कर सकता। हम उसके भोलेपन पर हंस सकते हैं, परंतु उस युवक में आमदनी को बढ़ाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण गुण था। उसमें ज़्यादा कमाने की प्रबल इच्छा थी, जो बहुत उचित और सराहनीय है। उपलब्धि से पहले इसकी इच्छा होना चाहिए। आपकी इच्छाएं प्रबल और निश्चित होनी चाहिए। सामान्य इच्छाएं सिर्फ कमज़ोर चाहत होती हैं। अगर किसी इंसान में सिर्फ अमीर बनने की चाहत हो तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, परंतु जिस व्यक्ति में 5 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की इच्छा है, उसकी इच्छा निश्चित है और वह इसे पूरा कर सकता है। जब वह इसे हासिल करने के लिए लक्ष्य की शक्ति का प्रयोग करेगा और सफल हो जाएगा तो अगली बार वह 10 स्वर्ण मुद्राएं कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर सकता है, फिर 20 मुद्राओं के लिए और बाद में 1000 मुद्राओं के लिए, और देखते ही देखते वह अमीर बन जाएगा। अपनी एक निश्चित छोटी इच्छा को पूरी करना सीखकर उसने बड़ी इच्छा पूरी करने का प्रशिक्षण पा लिया है। इसी प्रक्रिया से दौलत हासिल की जाती है, पहले छोटी राशि फिर उससे बड़ी राशि, जब तक कि इंसान सीखकर ज़्यादा सक्षम नहीं बन जाता। इच्छाएं आसान और निश्चित होना चाहिए। अगर वे बहुत ज़्यादा या बहुत जटिल हों या ऐसी हों जिन्हें हासिल करने का प्रशिक्षण उस व्यक्ति के पास न हो तो सफलता नहीं मिलती है। जब मनुष्य अपने काम में ज़्यादा कुशल बनता है तो वह अपनी कमाने की क्षमता को भी बढ़ा लेता है। जब मैं गरीब नकल नवीस था और हर दिन कुछ सिक्कों के बदले में मृदा पत्र लिखा करता था, तो मैंने देखा कि कुछ नकल नवीस मुझसे ज़्यादा काम करते थे और इस कारण उन्हें मुझसे ज़्यादा आमदनी होती थी। इसलिए मैंने यह संकल्प किया कि मैं भी उनके जितना ही काम करूँगा। उनके ज़्यादा सफल होने का कारण जानने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। मैंने अपने काम में ज़्यादा रुचि ली, एकाग्रता से काम किया, अपने प्रयास से ज़्यादा लगन का प्रयोग किया और देखते ही देखते मैं जितने मृदा पत्र लिखता था बहुत कम लोग उससे ज़्यादा लिख सकते थे।
जल्दी ही मुझे अपनी बढ़ी हुई क्षमता की वजह से पुरस्कार मिला। अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए मुझे अपने मालिकों के पास 6 बार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हमारे पास जितना ज्ञान होता है हम उतना ही ज्ञान ज़्यादा कमा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कल्पना से ज़्यादा निपुणता हासिल करने की कोशिश करता है उसे उसके अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। अगर वह कारीगर है तो वह अपने व्यवसाय को सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों से सीख सकता है। अगर वह कानून या उपचार के क्षेत्र में मेहनत करता है तो वह अपने व्यवसाय के बाकी लोगों से विचार विमर्श कर सकता है या उनकी सलाह ले सकता है। अगर वह व्यापारी है तो वह लगातार अच्छी चीज़ों की तलाश कर सकता है जिन्हें कम कीमत पर खरीदा जा सके। मनुष्यों को स्थितियां हमेशा बदलती और सुधरती रहती हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग नई योग्यताएं सीखते रहते हैं ताकि वे बेहतर ढंग से उनकी सेवा कर सकें, जिनके संरक्षण पर उनकी प्रगति निर्भर करती है। इसलिए मैं सभी व्यक्तियों से यह आग्रह करता हूं कि वे प्रगति की पहली कतार में खड़े रहें और स्थिर न रहें, क्योंकि स्थिर खड़े रहने वाले पीछे हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी को लाभकारी अनुभवों से समृद्ध बनाती है। अगर किसी व्यक्ति में आत्मसम्मान है तो उसे नीचे दिए गए काम करने चाहिए। उसे अपना कर्ज यथासंभव शीघ्रता से चुकाना चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए जिनका वह भुगतान न कर पाए। उसे अपने परिवार की अच्छी देखभाल करनी चाहिए ताकि वे उसके बारे में अच्छे विचार रख सकें और अच्छी बातें कह सकें। उसे अपनी वसीयत कर देना चाहिए ताकि जब देवता उसे अपने पास बुला लें तो उसकी जायदाद का उचित और गरिमापूर्ण बंटवारा हो सके। उसे दुर्भाग्य के शिकार लोगों पर दया करनी चाहिए और तर्क की सीमा के भीतर में उनकी मदद करनी चाहिए। उसे अपने प्रियजनों के प्रति विचारपूर्वक काम करना चाहिए। इस तरह खाली पर्स का 7वां और अंतिम इलाज है अपनी शक्तियों का विकास करना, अधिक बुद्धिमान तथा योग्य बनने के लिए अध्ययन करना, आत्मसम्मान से काम करना। ऐसा करने पर आप में यह आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप सावधानी पूर्वक सोची गई इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो खाली पर्स के 7 इलाज ये हैं जो मैंने लंबे समय और सफल जीवन के अनुभव से सीखे हैं। मैं दौलत चाहने वाले सभी लोगों से इन पर अमल करने का आग्रह करता हूँ। मेरे मित्रों, बेबीलोन में इतना सारा सोना भरा पड़ा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सबके लिए प्रचुर दौलत है। आगे बढ़ें और इन सच्चाइयों पर अमल करें ताकि आप समृद्ध और दौलतमंद बन सकें, जो आपका अधिकार है। आगे बढ़ें और इन सच्चाइयों को दूसरे लोगों को भी सिखाएं ताकि हमारे सम्राट का हर सम्मानित नागरिक हमारे प्रिय शहर की अपार दौलत से सहभागी बन सके। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर होता है ख़त्म। आगे हम सुनेंगे सौभाग्य की देवी से मिलें के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा अभी के लिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को सफल बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।